हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक पार्ट मतलब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को करवाने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है और जितना ये इजी टॉपिक है उतना ही ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट अगर आपको इसकी अच्छे से नॉलेज ना हुई तो आपको जो नेक्स्ट मतलब कि हम इसके बाद डिटर्मिनेंट में आगे जाके एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे या 4.6 करेंगे या मिसलेनियस करेंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगी। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे बात करूं, देखो अगर आपको माइनर्स अच्छे से आता है तो आपको कोफैक्टर समझ आएगा, और अगर आपको कोफैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गया तो इसके बाद ना हम टॉपिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये मान के चलो, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यस, डिटर्मिनेंट के हम अंदर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब ये जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर भी किया था, बट वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, एक जो हमने मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर सीखा और एक जो डिटर्मिनेंट की हम हेल्प से अब आगे जाके करने वाले हैं। और अगर आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को या एडजॉइंट को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिलीव मी ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर्स की डेफिनेशन को लिखेंगे और फिर उस डेफिनेशन को हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ये आपकी डेफिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो, इस डेफिनेशन को करवाने से पहले ही बता दूं कि जितनी बड़ी ये डेफिनेशन लग रही है आपको, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है एक्चुअल में वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे कोई एलिमेंट है, अगर उसका मुझे माइनर निकालना है, ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज दी determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. अब देखो, मैंने आपको पहले बताया कि डेफिनेशन आपको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेंथी भी लगेगी, बट एक्चुअल में जो इसका प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। मैं आपको अभी विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपको यहाँ पर लिखी गई एक एक बात अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो, आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करवाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा है। अब आपको पता है ना, हमने मैट्रिसेस के अंदर पढ़ा था, हम किसी भी एलिमेंट को, ये क्या है A11, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किसी भी एलिमेंट का एड्रेस है। ये किसका एड्रेस है, A11 का, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से आपको याद होगा, मैट्रिसेस के अंदर हमने इसको बोला था कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, ये बताता है हमें, ये जर्नलाइज्ड फॉर्म है एक्चुअल में, कि मैट्रिसेस के एलिमेंट जो भी हैं या डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट है वो कहाँ कहाँ पर है। ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना इस डेफिनेशन को और इसको। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, आपको पता है हम एलिमेंट को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मुझे जो है वो चलो 2 3 का मुझे माइनर निकालना है। मान लो मुझे A23 का माइनर निकालना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनर ऑफ A23। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज दी, अगर मान लो इसका मुझे माइनर निकालना है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A23 ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज दी डिटर्मिनेंट, ये भी क्या होता है, माइनर भी क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। अब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर रो को, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे 2th रो को, jth मतलब 3th कॉलम को। ठीक है, ध्यान से देखो, हमने ऐसा ही कुछ डिटर्मिनेंट्स में भी किया था। आपको पता है मैंने आपको डिटर्मिनेंट हमेशा इसी तरह से करवाया। मैंने इसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को
डिलीट कर दिया। डिलीट का मतलब मैंने हाइड कर लिया, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट्स में भी हमेशा ऐसे करते हैं। अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो डिटर्मिनेंट्स में, तो आपको पता है मैंने डिटर्मिनेंट्स का हर एक क्वेश्चन आपको इसी तरह से करवाया, ठीक है। मैंने सेकंड रो और थर्ड कॉलम को मतलब कि हाइड कर दिया, क्योंकि मुझे A23 का माइनर फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या बच गया, A11, A12, A31, A32, डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको जो मतलब कि माइनर की डेफिनेशन है वो आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। कितना आएगा, A11, A32, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जो बाकी रह गया, बाकी क्या रह गया, A31, A12। अब ये जो है मतलब कि ये क्या है, ये हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब माइनर की वैल्यू। और इसको हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे के माइनर को हम क्या बोलेंगे, MIJ। तो A23 के माइनर को हम क्या बोलेंगे, M23, ठीक है। अब देखो मैंने आपको डेफिनेशन की हर एक बात क्लियर करने की कोशिश की है। अभी मैं जर्नलाइज्ड फॉर्म में कर रहा हूँ तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट बिलीव मी बहुत इजी है। देखो अगर मुझे माइनर निकालना है किसी भी एलिमेंट का, देखो माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज, वो भी क्या होता है, माइनर भी क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। किसका, मतलब डिटर्मिनेंट किसका, जब हम इसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि मैंने सेकंड रो और थर्ड कॉलम को यहाँ पर हाइड कर दिया था। तो मेरे पास जो भी बचा मैंने लिख लिया, उसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, और वो हमें किसकी वैल्यू देता है, माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक बिल्कुल मैथमेटिक्स में एक एग्जाम्पल लिखेंगे, 2-3 माइनर फाइंड करके देखेंगे, और फिर आपको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि माइनर एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो माइनर को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स लिखे हैं, मतलब ये डिटर्मिनेंट है हमारा, ठीक है। अब देखो मान लो मैं ग्रीन में कर रहा हूँ, मान लो मुझे माइनर ऑफ 8 फाइंड करना है, ठीक है इसका। अब सबसे पहले तो ये पहचानो कि 8 मतलब कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम में है। अब ये 8 है ना, ये थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में। आपको पता है इसको हम ऐसे ही लिखते हैं M32। रो हम हमेशा पहले लिखते हैं, कॉलम हम हमेशा बाद में लिखते हैं। इस बात को मैंने आपको मैट्रिसेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे इसका मतलब कि माइनर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 8 वाली मतलब इस वाली रो को, मतलब थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को, जो हम डिटर्मिनेंट में भी करते हैं। अभी जस्ट लैंग्वेज चेंज होगी, जैसे मैंने बोला कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, तो बेसिकली पहले मैं डिटर्मिनेंट्स में क्या बोलता था कि 8 वाली रो और 8 वाली कॉलम को छोड़ दो, वही बात है ना। तो मेरे पास देखो कितना रह गया, मेरे पास रह गया 1 4 3 6, ठीक है। और आपको पता है कि अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा, 1 × 6 6 माइनस 4 3 12, तो कितना आंसर आ गया, -6। तो यानी कि माइनर 8 का माइनर मतलब M32 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -6। इस तरह से आप किसी भी मतलब कि एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। अब आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक माइनर मैं और निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो ऐसा करते हैं, माइनर ऑफ, ये मैं ब्लू में कर रहा हूँ, माइनर ऑफ 4 इसका। अब फिर वही बात सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 4 है ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, मतलब M21, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, मतलब 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को हम हाइड कर देते हैं, जो कर दिया। तो हमारे पास कितना बच गया, 2 3 8 और 9। अब फिर से वही बात, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, क्योंकि बेसिकली मुझे डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, माइनस जो बाकी रह गया, तो कर दो 2 9 18 माइनस 3 8 24। तो यहाँ पर भी कितना आ गया,
6। अब ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि इसकी वैल्यू भी -6 आ गई, अदरवाइज इनकी वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अगर ये दोनों सेम आ गई हैं, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकी वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। तो ठीक है, इस तरह से आप किसी भी और एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर देखो, मैंने अगर मैं इसका मुझे ऑर्डर लिखना हो, अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना हो तो इसका ऑर्डर कितना है, ये जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में आपको एक बात बतानी है। ठीक है, 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अगर आपके पास अगर 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट नहीं है, आपके पास एक छोटा डिटर्मिनेंट है, तो उसका हम माइनर किस तरह से फाइंड करेंगे, अब आपको मैं वो भी बता देता हूँ। अब देखो आपके सामने ये मैंने एक 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट लिखा है, और अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट आएगा और हमें माइनर फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब इसमें भी कुछ करते हैं। देखो मान लो हमें माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ 4। ठीक है, अब 4, अब ये कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट ही कॉलम है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, M11। ठीक है, अब माइनर की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है कि हमें 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, तो छोड़ देते हैं। अब ऐसा करते हैं, छोड़ के देखते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। लो छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या बच गया, 6 और उसका डिटर्मिनेंट। और एक सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट कितना होता है, सेम वही एलिमेंट कितना, 6। तो यानी कि इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 में डिटर्मिनेंट मतलब जो माइनर है सॉरी वो फाइंड कर सकते हैं। अब फिर से एक और करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। मैंने यहाँ पर 4 का माइनर फाइंड किया था। ठीक है, अब सेम वे से ऐसा करते हैं, इसका कर लेते हैं, 3 का कर लेते हैं। ठीक है, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3। अब मेरे को बताओ, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम M12। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब 3 वाली, इसको ऐसे बोल लो, 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो मेरे पास कितना बच गया, 2। और 2 का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट भी एक सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। अब देखो मैंने आपको क्यों बताया, यहाँ पर देखो मुझे आपको एक बात समझानी है, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी गई है। अब आपकी एनसीईआरटी में वो रिमार्क करके लिखी गई है, तो पहले मैं आपको वो लिख के दिखा देता हूँ, बाद में मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। अब देखो ये वो रिमार्क है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQs में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। अब ये जो लाइन है इसको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कुछ भी नया नहीं है, आप सब कुछ कर चुके हो, जस्ट एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, इसको आप ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, देखो सबसे पहले आपको पता है ना कि डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट है, इसको मैं क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। सेम वे से ये भी एक डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2, इसको मैं क्या बोलूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो उन्होंने यही बोला है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर जिसका ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा होगा, मतलब 2, ये 2 है ना, ये 3 है, या इससे बड़ा 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इससे बड़े जितने भी डिटर्मिनेंट होंगे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट। आपको पता है माइनर क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। अब इसका क्या मतलब है, अब उसका आंसर इसी में छुपा है। अब देखो ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 है ना। अब ये माइनर है, माइनर ऑफ एन, मुझे देखो मैंने 8 का माइनर निकाला था। अब इसका ऑर्डर कितना है, क्योंकि माइनर क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट ही होता है ना। अब इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। इसमें मैंने 4 का मतलब माइनर निकाला, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। अब मैंने 4 का माइनर निकाला, इसका ऑर्डर कितना है, ये डिटर्मिनेंट है ना, इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 1, 1 रो है 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 1। तो यहाँ से आप क्या समझे, ध्यान से देखो, बहुत छोटी सी बात है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, तो माइनर का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। यही यहाँ पर बोला गया है कि अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो माइनर का डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना होगा, n-1। ठीक है, अगर यहाँ पर n है डिटर्मिनेंट का, तो माइनर
का ऑर्डर कितना होगा n-1। यहाँ पर 3 है मतलब 3 क्रॉस 3, यहाँ पर कितना होगा 2 मतलब 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ पर कितना होगा 2 - 1 1 1 क्रॉस 1। अगर यहाँ पर 4 क्रॉस 4 है तो माइनर का हमकी ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3, 4 में से एक माइनस कर दिया मैंने। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस माइनर का ऑर्डर कितना होगा। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट का ऑर्डर गिवन है मतलब 2 3 4, तो वहाँ से हम एक माइनस करके मतलब कि जो है वो माइनर का ऑर्डर बता सकते हैं। अगर 3 है ऑर्डर डिटर्मिनेंट का तो माइनर का ऑर्डर कितना होगा 3 - 1 2। अगर 2 है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर तो माइनर का ऑर्डर कितना होगा 2 - 1 1। और अगर बाय चांस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 5 है 4 है तो उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें माइनर का जो है वो ऑर्डर मिल जाएगा। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है ये माइनर की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको माइनर अच्छे से समझ आया है तो को फैक्टर इससे भी ईजी है, बिलीव मी, को फैक्टर इससे भी ईजी है। अब मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो ये आपकी को फैक्टर की डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखी गई है। अगर आपको मतलब कि सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़े। बेसिकली अगर आपको माइनर की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो आप ये मान सकते हो कि आपको को फैक्टर भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जस्ट एक माइनर चेंज है, देखो वो आपको पढ़ के भी पता लग जाएगा। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, अगर मुझे किसी एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है डिनोटेड बाय, उसको डिनोट कैसे करते हैं कैपिटल AIJ। जिस तरह से माइनर को हम M से डिनोट करते हैं, जो को फैक्टर है उसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड बाय। अब AIJ मतलब को फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, AIJ इज इक्वल टू MIJ, वेयर MIJ इज माइनर ऑफ AIJ। अब माइनर को तो हम मतलब कि कैलकुलेट करना जानते हैं। अब ये क्या है -1 की पावर I + J। अब ये वो छोटा सा चेंज है, ये वो छोटा सा चेंज है जो माइनर को फैक्टर से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, मतलब को फैक्टर को आप ये भी बोल सकते हो को फैक्टर को माइनर से डिफरेंट बनाता है। आपको माइनर की डेफिनेशन आती है, आपको माइनर कैलकुलेट करना आता है, जस्ट हमें उसको -1 की पावर जो भी रो या जो भी कॉलम हमें गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई करना है, उसका सम करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। अब देखो फिर से को फैक्टर को भी और अच्छे से समझने के लिए मैंने वही सेम एग्जाम्पल लिखी है। अब मान लो मुझे 5 का को फैक्टर फाइंड करना है, को फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, अब देखो को फैक्टर ऑफ 5, अब आपको पता है ये कौन सी रो होगी, ये सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा A2 2। अब को फैक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, -1 की पावर I + J मतलब 2 + 2 और M2 2, यही कहती है ना डेफिनेशन। अब आपको पता है -1 की पावर यहाँ पर कितनी आएगी 4। अब M2 2 का क्या मतलब है, माइनर फाइंड करना है। और माइनर की डेफिनेशन क्या कहती है कि मुझे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, मतलब मुझे जो है कि 5 वाली रो और 5 वाली रो और 5 वाली कॉलम को छोड़ देना है। तो देखो मैंने छोड़ दिया, तो देखो मेरे पास कितना बचा। अब आपको पता है आपके पास कितना बच गया 1 7 3 9। आपको पता है ना हम को फैक्टर को मतलब कि माइनर को इसी तरह से फाइंड करते हैं। अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है और कैसे करेंगे, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो करते हैं, तो कितना आएगा -1 की पावर 4 9 - 7 3 21। अब आपको पता है कि -1 की पावर 4 माइनस को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 ही आएगा। अब 9 - 21 कितना आएगा -12। तो यानी कि 5 का को फैक्टर कितना आ गया -12। तो इस तरह से हम को फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब आपकी नॉलेज के लिए एक बार एक और कोई को फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम ऐसा करते हैं कि इसका को फैक्टर फाइंड कर लेते हैं 6 का। ठीक है, को फैक्टर ऑफ 6। अब 6 का को फैक्टर ही फाइंड क्यों करना है मुझे, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो आपको आगे जाके बताऊंगा। अब आपको पता है सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है। ठीक है,
तो कितना आएगा -1 की पावर 2 + 3, यहाँ पर कितना आएगा m2 3, ठीक है। तो -1 की पावर 5। अब आपको पता है कि माइनर कैसे फाइंड करते हैं, मुझे सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को मैंने छोड़ दिया, तो मेरे पास कितना दिख रहा है मुझे 1 2 7 और 8। अब इसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना आता है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। तो कितना आएगा, -1 की पावर 5 कितनी होगी -1। आपको पता है ना, अगर हम माइनस को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आंसर आएगा, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखो आपको पता है माइनस को मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस और ये माइनस, तो कितना आएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 8 - 14, तो कितना आ गया -1 बाहर है। अब यहाँ पर भी कितना है -6, 8 - 14 -6, तो कितना आ गया +6। तो इस तरह से हम कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पर आपको क्या बात समझानी थी। देखो यहाँ पर A22 मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि इनका सम 2 + 2 कितना बन रहा है 4, ये इवन बन रहा है। 2 + 3 कितना बन रहा है 5, ये ऑड बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो देखो एलिमेंट्स, देखो डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं। A11 इसका सम कितना है इवन, ये ऑड, 1 + 3 इवन, 2 + 1 ऑड, 2 + 2 इवन, ये ऑड बनेगा, 3 + 1 इवन, 3 + 2 ऑड, 3 + 3 इवन। तो मतलब आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। देखो हर बार हम ये कुछ तो नहीं लिखेंगे, मतलब लिखने से तो लिख भी सकते हो, बट आप याद रख सकते हो। आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जैसे ही आपको पता लगा कि यहाँ पर 2 + 2 है, 2 है ना, 2 + 2 4, 4 का मतलब इवन, इवन का मतलब प्लस, आप बाहर खुद से ही पहले प्लस लिख लिया करो, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर 2 3 ऑड बनेगा ना, तो पहले ही बाहर क्या लिख लिया करो माइनस, मतलब पूरे मतलब कि माइनर के बाहर यहाँ पर आप माइनस लिख दो, इससे भी आपका काम चल जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको रफ में बता देता हूँ। मान लो मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है 2 1 का, तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा तो आप क्या लिखोगे, देखो -1 देखो आप लिखने को तो ये लिख सकते हो 2 + 1, ठीक है। अब 2 + 1 कितना बना 3, अब 3 कितना है, मतलब ऑड की वैल्यू कितनी आएगी -1। मतलब बेसिकली आप ये याद रखोगे कि हम हमेशा -1 की इवन पावर को +1 लिखेंगे, -1 की ऑड पावर को हम -1 लिखेंगे। जैसे मुझे 3 का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 3 + 3 6 प्लस। मान लो मुझे 3 2 का फाइंड करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी 3 + 2 5, 5 मतलब ऑड मतलब माइनस। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इस तरह से करोगे तो आप जल्दी जल्दी कोफैक्टर निकाल सकती हो, क्योंकि बेसिकली आगे जाके जब क्वेश्चंस आएंगे तो जब हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएंगे तो हमें इन मतलब कि 9 एलिमेंट्स है ना, तो 9 के 9 एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आप इस सारी फॉर्मेलिटी में फंस जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा एग्जाम में। तो इसलिए आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जब भी इवन नंबर आएगा तो बाहर प्लस, जब भी ऑड मतलब ऊपर पावर ऑड होगी तो बाहर क्या आएगा माइनस। अब देखो सेम वे से हमने 3 × 3 डिटर्मिनेंट का मतलब कि कोफैक्टर निकाल के दिखाया, सेम वे से एक बार 2 × 2 डिटर्मिनेंट के भी कोफैक्टर फाइंड करके देख लेते हैं। अब देखो सेम आपकी नॉलेज के लिए आपको पता है ये कि 2 × 2 डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मान लो मुझे इसका भी कोफैक्टर फाइंड करना है, मान लो मुझे फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ 7, ठीक है। अब आपको पता है देखो कोफैक्टर ऑफ 7, अब ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, मतलब मुझे A11 फाइंड करना है, ठीक है। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मतलब कि एक बार मैं पूरी फॉर्मेलिटी से कर देता हूँ, -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पर क्या आएगा M11। कोफैक्टर की डेफिनेशन यही कहती है, ठीक है। तो -1 की पावर 2, अब आपको पता है M11 हमें फाइंड करना है, मतलब हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया सिर्फ 6, मतलब 6 का डिटर्मिनेंट। -1 की पावर 1 मतलब +1 और 6 का डिटर्मिनेंट 6, तो कितना आएगा इसका आंसर 6, ठीक है। अब देखो सेम वे से हम
मान लो देखो ये मैंने ग्रीन मतलब को फैक्टर किसका फाइंड किया है 7 का, इसको मैंने ग्रीन में लिखा है। अब सेम वे से रेड में को फैक्टर ऑफ 8। अब ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पर m12 को फैक्टर की डेफिनेशन यही कहती है हमें। अब देखो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बेसिक्स वाली वीडियो है, आपको मतलब डिटेल से अच्छे से बता रहा हूँ। जब हम वैसे को फैक्टर्स को फाइंड करेंगे तब हम इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। तो आपको पता है -1 की पावर 3, अब इसमें भी मैं आपको बाद में एक शॉर्टकट बताऊंगा। अब m12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमें छोड़ना है। फर्स्ट रो या ये कह लो कि 8 वाली रो और 8 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। तो हमारे पास कितना बच गया 5। अब -1 की पावर ऑड है तो कितना आंसर आएगा -1। 5 का डिटर्मिनेंट 5, तो कितना आंसर आ गया -5, ठीक है। अब देखो सेम वे से ऐसा करते हैं को फैक्टर ऑफ 5। एक बार को फैक्टर ऑफ 5 फाइंड कर लेते हैं। को फैक्टर ऑफ 5, ठीक है। अब ये कौन सी रो है आपको पता है, ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है A21। फिर से -1 की पावर 2 + 1, यहाँ पर m21। अब -1 की पावर 3, अब m21। अब इसका को फैक्टर देखो, m21 को हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब ऐसे मत बोला करो 5 वाली रो और 5 वाली कॉलम को आप छोड़ दो। तो आपके पास कितना बच गया 8। अब -1 की पावर 3 कितनी होगी -1, 8 का डिटर्मिनेंट 8, तो कितना आंसर आ गया -8, ठीक है। अब सेम वे से लास्ट रह गया, अब उसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो मुझे को फैक्टर फाइंड करना है किसका 6 का, को फैक्टर ऑफ 6। ये सभी आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी मुझे आपको शॉर्टकट बताना है। वो शॉर्टकट मुझे इसलिए बताना है ताकि आपको MCQs में उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब देखो ये कौन सी रो है, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है A22। -1 की पावर 2 + 2 m22, -1 की पावर 4। अब देखो m22 मतलब हमें 6 वाली रो और 6 वाली कॉलम को छोड़ना है। तो ऐसा करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बच गया 7, ठीक है। तो 7 -1 की पावर 4 +1 ही आएगी ना, क्योंकि इवन नंबर है। 7 का डिटर्मिनेंट 7, तो कितना आंसर आ गया 7। तो देख लो मैंने सभी को फैक्टर्स आपके सामने फाइंड कर लिए। अब देखो बेसिकली अब को फैक्टर तो मैंने फाइंड करके दिखा दिए, अब इसमें शॉर्टकट क्या है। अब देखो इसमें शॉर्टकट क्या है मैं आपको रफ में बता देता हूँ। 7 8 5 6, जब भी 2 × 2 डिटर्मिनेंट आएगा तो 7 का को फैक्टर देखो कौन है, 7 का को फैक्टर कौन है 6, और 6 का को फैक्टर कौन है, देखो 6 का को फैक्टर कौन है 7। तो मतलब कि ऐसे होगा डायगोनली, 7 का को फैक्टर हमेशा 6 होगा, मतलब कि इस एलिमेंट का को फैक्टर हमेशा ये वाला एलिमेंट होगा, और इस एलिमेंट का को फैक्टर हमेशा ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक दूसरे से डायगोनली अटैच होंगे, ठीक है। सेम वे से अगर देखो मुझे 8 का को फैक्टर कितना आया -5, 8 का को फैक्टर कितना आया -5, और 5 का को फैक्टर कितना आया -8। ध्यान से देखो 8 का को फैक्टर कितना आया, इसका माइनस, और 5 का को फैक्टर कितना आया, इसका माइनस। तो यानी कि इसमें भी शॉर्टकट है। ध्यान से देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसका को फैक्टर ये, इसका को फैक्टर ये, इसका को फैक्टर इसका माइनस, इसका को फैक्टर इसका माइनस। मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4, आपको अच्छे से क्लियर होगा। 1 का को फैक्टर कितना आएगा, को फैक्टर ऑफ 1 कितना आएगा 4, इसके सामने वाला। को फैक्टर ऑफ 2 का को फैक्टर कितना आएगा, इसके सामने वाला कौन है 3, कितना आएगा -3। को फैक्टर ऑफ 3 का को फैक्टर कितना आएगा, इसके सामने वाला कौन 2, इसके आगे माइनस। को फैक्टर ऑफ 4 का को फैक्टर कितना आएगा, इसके सामने वाला 1। एक और करते हैं 9 -8 7 -6, ठीक है। अब को फैक्टर ऑफ डायरेक्टली हम करेंगे, को फैक्टर ऑफ 9 का को फैक्टर कौन है -6, उसके सामने वाला। को फैक्टर ऑफ -8, इसका को फैक्टर कौन होगा, इसके सामने वाला, उसके आगे माइनस। 7 का को फैक्टर, 7 का को फैक्टर क्या होगा, इसके सामने वाला और उसके आगे माइनस, माइनस माइनस
+8, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। -6 का कोफैक्टर कितना आएगा, उसके सामने वाला 9, मतलब ये दोनों तो हमेशा सेम रहेंगे, इन दोनों के आगे क्या लगेगा, माइनस। तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको शॉर्टकट बताया, इससे आप जल्दी जल्दी से कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो जब भी आपके सामने 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट होगा। अब देखो, देखा जाए तो बेसिकली हमारा जो बेसिक है वो इस एक्सरसाइज का वो पूरा हो चुका है। हमने माइनस को भी अच्छे से सीख लिया और हमने कोफैक्टर्स को भी अच्छे से सीख लिया। अब ना एक्चुअल में हम इन कोफैक्टर्स, देखो जैसे हमने मतलब कि माइनर में से एक रिमार्क लिखा था, माइनर भी एक डिटर्मिनेंट है, उसका जो भी ऑर्डर होता है वो डिटर्मिनेंट से, मतलब कि जिस डिटर्मिनेंट में से हम माइनर फाइंड कर रहे हैं उसमें से एक पावर कम होता है। जैसे अगर 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है तो उसके माइनर का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 3 - 1 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब वैसे ही ना यहाँ पर कुछ 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो दोनों ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपको एमसीक्यूज़ में और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर सकती हैं, तो ये ऑब्जर्वेशंस को आपने बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो, ये कोफैक्टर के रिगार्डिंग हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। दोनों ही देखो, 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, दोनों ही ऑब्जर्वेशंस को आपने बहुत ध्यान से समझना है। वो आपको एमसीक्यूज़ में भी हेल्प कर सकती हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी मतलब कि नॉलेज वाली चीज़ है, आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए इसको। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें क्या कहती है, इफ़ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो और कॉलम, मतलब अगर मैं डिटर्मिनेंट्स में से कोई भी रो या कोई भी कॉलम उठा लूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किसके साथ, सेम रो के ही कोफैक्टर्स के साथ, सेम रो या सेम कॉलम के कोफैक्टर के साथ, देन देयर सम गिव्स वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। तो उनको मतलब कि देन देयर सम, मतलब जो उनका जो सम आएगा जब उनको मैं मतलब कि ऐड करूँगा, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, जब उनको मैं ऐड करूँगा तो वो हमें किसकी वैल्यू देगा, उस जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट की पर्टिकुलर वैल्यू। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, ये डिटर्मिनेंट मैंने लिखा है आपको जस्ट समझाने के लिए। अब देखो, मान लो कोई भी रो पकड़ लो, जैसे मैंने फर्स्ट रो पकड़ ली, ठीक है, A11। अब इसको मैं इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ सेम रो, अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। अब इसको A12 को मैंने रो 1 पकड़ी है ना, तो यहाँ पर A13 भी लिख लो, ठीक है। A12 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसी के कोफैक्टर के साथ। A13 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसी के कोफैक्टर के साथ। देन देयर सम, तब उनका जो सम है वो हमें किसकी वैल्यू देगा, देन देयर सम गिव्स द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है, डेल्टा, तो ये हमें डेल्टा की वैल्यू देगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपने भी फर्स्ट रो लेनी है, आप मतलब कि सेकंड रो भी ले सकते हो। मैं आपको रफ में बता देता हूँ, आप ये भी ले सकते हो, जैसे A21 A21 A22 A22 A23 A23, ये भी हमें किसकी वैल्यू देगा, डिटर्मिनेंट की। आप कॉलम पकड़ लो, ये वाली A13 A13 A23 A23, बस आपने उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। A33 A33, ये भी हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। अब ये तो मैंने एक रिजल्ट लिख दिया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने रिजल्ट लिख दिया। अब इस रिजल्ट को मैं आपको नेक्स्ट पेज पे प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको ऑब्जर्वेशन 1 को और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा है। अब सबसे पहले ना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं जो हमें अच्छे से आता है, ठीक है। अब आपको पता है हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, हम स्टार्ट होंगे A11 से। A11 में कौन है, 1, तो हम क्या करेंगे, आपको याद है, मैं आपको इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ, देखो ना आपको एक एक बात अच्छी से क्लियर होगी ऑब्जर्वेशन की। 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, ठीक है। माइनस, आगे क्या है, माइनस, माइनस के बाद कौन है, 2। अब 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, ये देखो ऐसे करके, तो कितना बच गया मेरे पास, 4 2 6 और 7। आगे कौन है, +3, ठीक है। अब 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो आपके पास कितना आएगा, 4 5 2 1, ठीक है। तो देख लो, अब जस्ट इसको जल्दी जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 लेफ्ट फ्रॉम द टॉप कितना आएगा, -6, 5 7 35 -6, 4 7 28 -12, 4 1 4, 5 2 10। तो यहाँ पर कितना आएगा, 29, 35 - 6 29, यहाँ पर कितना आएगा 16,
यहाँ पर कितना आएगा 4 माइनस 10 माइनस 6, तो -32 माइनस 18, तो कितना बन गया -50, तो -21। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। मतलब ये जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास कितनी है 21। ठीक है, अब सॉरी -21, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दी। अब हमें एक प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि मान लो A11 और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, A12 उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, A13 उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर भी कितना आएगा -21। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है आपको। आप ऐसा कोई भी रो के साथ या ऐसा कोई भी कॉलम के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको एलिमेंट्स के बारे में तो पता है, अब पहले कोफैक्टर को फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है कोफैक्टर A11, ठीक है। अब A11 का कोफैक्टर फाइंड करना है। अब आपको मैं इस तरह से करवाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चंस में मतलब कि कोफैक्टर को अप्लाई कैसे करना आपको पता लग जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले -1 की पावर 1 + 1, आपको पता है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैं जानबूझ के इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको डिटर्मिनेंट के साथ आपको मतलब कि जोड़ना है मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो A11 कौन है, A11 है ये वाला एलिमेंट, A11 कौन है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो हम 1 वाली रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना बचा 5 6 1 7, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आएगा, अब आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, -1 की पावर 2 कितना आएगा प्लस, तो इसको मैं जानबूझ के ना ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं आपको बाद में कुछ दिखाऊंगा। तो A12, अब A12 को बताओ, -1 की पावर 1 + 2, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 2 की बात कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है। तो मेरे पास कितना बचा 4 2 6 और 7, ठीक है। -1 की पावर ऑड है ना, 1 + 2 3, तो कितना आएगा बाहर माइनस, तो यहाँ पर आप लिख लो 4 6 2 7, ठीक है। A13, अब 13 -1 की पावर 1 + 3, अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 2 5 1, 1 + 3 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस। तो ये देख लो मैंने कोफैक्टर पूरे कंप्लीटली फाइंड नहीं किए, जस्ट आपको कुछ दिखाने के लिए। अब ध्यान से देखना आप मेरी बात। अब ऐसा करो, अब आपको पता है कि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, A11 प्लस A12 A13, ठीक है। अब देखना, अब आप मेरे को बताओ A11 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है A11 की, ये रही आपके सामने 5 6 1 7 प्लस, अब आगे चलते हैं A12 कौन है, ये रहा 2। अब इसकी वैल्यू कितनी है A12 की, माइनस, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है 4 6 2 7। कुछ बच्चों को तो आइडिया हो भी गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लस A13 कौन सा एलिमेंट है 3। अब उसके बाद कौन है A13, इसकी वैल्यू कितनी है प्लस 4 5 2 1, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं और मोल्ड करने की कोशिश करता हूँ, जानबूझ के मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, फिर आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता लग जाएगा। अब इसको ना ऐसे लिख लो -2, ठीक है। ये -1 के साथ -2 बन गया, 4 6 2 7 प्लस 3 4 2 5 1। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो जो मैंने रफ में कैलकुलेट किया था, मैंने रफ में इसी डिटर्मिनेंट का मतलब ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। ध्यान से देखो 1 5 6 1 7 1 5 6 1 7 -2 4 6 2 7 प्लस 3 4 5 2 1। तो ये बिल्कुल एक्चुअल में डिटर्मिनेंट के मतलब कि जो जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं ये उसी तरह से हमें आंसर कर रहे हैं। देखो ध्यान से भी देखो, बेसिकली हम करते भी क्या हैं कि देखो हम क्या करते हैं कि 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ते हैं, बाद में उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। कोफैक्टर भी तो वही है ना कि 1 को छोड़ के बाकी जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। तो बेसिकली वही सारा कुछ हम दोबारा कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको अब आइडिया लग गया होगा, आपको पता लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस
जो बाकी रह गया। अब जस्ट हमारी फॉर्मेलिटी है, आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। विच एम्प्लाइज 1, 5 7 35 माइनस 6 माइनस 2, 4 7 28 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 29 माइनस 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू माइनस 6। तो विच एम्प्लाइज 29 माइनस 32 माइनस 18, विच एम्प्लाइज 29 माइनस 50, विच एम्प्लाइज माइनस 21। अब ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड। तो ये मैं रिजल्ट अब जर्नलाइज कर सकता हूँ। देखो आपको पता है कि मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है कि डिटर्मिनेंट को हम 6 डिफरेंट वे से एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैं हमेशा फर्स्ट रो से करता हूँ, तो मैंने आपको फर्स्ट रो वाला करके दिखा दिया। सेम वे से आप कोई भी रो पकड़ लो, उसके एलिमेंट्स को आप उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी, और उसको ऐड करो तो वो भी हमें कितना आंसर देगा, उसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का आंसर। मतलब जैसे इस डिटर्मिनेंट की बात करें तो -21। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डिटर्मिनेंट को भी हम 6 डिफरेंट वे से मतलब कि फाइंड कर सकते हैं। सेम वे से मैंने 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखे हैं। फर्स्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ये सेकंड रो के साथ है। A21 उसी के साथ कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया, A2 उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया, A23 उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया। सेम वे से आप कोई भी उठा लो, जैसे सेकंड कॉलम ये है ना, तो आपको पता है A12 A12, A22 A22, A32 A32, तो उसको मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर भी कितना आएगा, -21। आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के देख लेना, खुद से ट्राई करना, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, -21। मतलब इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है। मतलब ये फॉर्मूला एक जर्नलाइज फॉर्मूला है कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वो हमें डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू देगा। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको अपने बहुत ध्यान से करना है। अब मैंने भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए हैं कि आपको ये वाली ऑब्जर्वेशन अच्छे से बता पाऊँ। ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपको डायरेक्टली MCQs में पूछा जा सकता है। अब सेम वे से इसी की सेकेंड ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। अब देखो, ये आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इसमें जस्ट माइनर चेंज है। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स, यहाँ तक सेम है, ऑफ अदर रो। वहाँ पर सेम रो और सेम कॉलम था, यहाँ पर अदर रो और अदर कॉलम है। देन देयर सम, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 0। देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को सेम रो के कोफैक्टर या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। और अगर हम किसी भी मतलब कि रो के या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी डिफरेंट रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगा, आंसर हमेशा 0। अब ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये आपको डायरेक्टली MCQ में पूछा जा सकता है और इसका डायरेक्टली आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसको भी और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, फिर से यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट लिखा है 3 × 3, ठीक है। अब मान लो मैंने फिर से फर्स्ट रो पकड़ ली, A11 A12 A13। लास्ट पेज मैंने क्या किया था, लास्ट ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया था, सेम मतलब कि रो के ही कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर मुझे डिफरेंट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक गलती और बता देता हूँ आपको, आपसे गलती हो सकती है। हम रो की बात कर रहे हैं ना, तो हम किसी भी और रो के कोफैक्टर की बात करेंगे, कॉलम के कोफैक्टर की बात नहीं करेंगे। और अगर हमने कॉलम वाइज देखना है तो हम किसी भी हम और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, रो से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, रो के कोफैक्टर से। तो मान लो मुझे रो 2 के कोफैक्टर, चलो ऐसा रो 3 लेते हैं, ठीक है। A31 उसको ऐड करो, A32 उसको ऐड करो, A33। मैंने रो 1 के एलिमेंट्स को रो 3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। अब ये मैंने ऊपर वाली बात जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी है कि मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स को उस किसी और रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो वो हमें क्या देगा, 0। अब इस बात को हम प्रूव भी कर लेते हैं। अब देखो, इसी ऑब्जर्वेशन को और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है। सेम वही डिटर्मिनेंट लिखा है 1 2 3 4 5 6 2 1 7, ठीक है। अब हमें ये बात प्रूव करनी है, ये कोई फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, अब ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोफैक्टर A31 फाइंड करते हैं। -1 की पावर 3 + 1,
अब आपको पता है थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं ऐसा करूँगा, मतलब कि 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा 2 3 5 6। ठीक है, अब आपको पता -1 की पावर 4, ये जस्ट आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 6 12 -5 3 15। -1 की पावर इवन तो प्लस आएगा बाहर, अंदर कितना आएगा -3 मतलब -3। तो A31 कितनी वैल्यू आ गई -3। अब सेम वे से A32 को सॉल्व कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 2। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना बच गया आपके पास 1 4 3 6। ठीक है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं -1 की पावर 5, वैसे आपको पता ऑड है तो माइनस ही आएगा, 1 × 6 6 -3 4 12, बाहर माइनस आएगा क्योंकि ऑड पावर है, अंदर -6 है तो कितना बन गया +6। अब सेम वे से A33 को नेक्स्ट पेज पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो सेम वे से A33 का कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, मतलब A33। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब 7 है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 7 वाली रो और 7 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया, देखो -1 की पावर 3 + 3 कितना बच गया 1 4 2 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं, -1 की पावर कितनी आ गई 6। अब आपको पता है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, 1 × 5 5 -4 2 8। -1 की पावर इवन है ना, और मतलब प्लस आएगा तो -3, तो अगेन कितना आ गया -3। तो मैंने तीनों को फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी A11 A31 A12 A32 A13 A33 फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, A11 ये कौन सा एलिमेंट है 1। ठीक है, अब A31 को मैंने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू थी -3, आप चेक कर सकते हो। A12 मतलब ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2। अब A32 की वैल्यू थी 6। ठीक है, प्लस A13 की वैल्यू कितनी है 3। अब A33 आपके सामने कितना है -3। ठीक है, तो कितना आएगा, विच एम्प्लाइज -3 2 6 12 3 3 9 -9, तो कितना आ गया -12 -3 -9 -12 + 12 = 0। और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप देखो, इस तरह से आप ये जो रिज़ल्ट है किसी पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मान के चलो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सिमिलरली, मान लो ऐसा करते हैं, रो 2 के एलिमेंट्स को लिखते हैं A21। ठीक है, अब उसको मैं रो 1 के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रो 21 में रो 2 यहाँ पर 2 2 है और इसका को फैक्टर A12 प्लस यहाँ पर A23 है। अब इसका को फैक्टर कितना आएगा A13, इसका भी आंसर कितना आएगा 0। सेम वे से एक कॉलम भी लिख के दिखा देता हूँ। सिमिलरली मान लो हम ये वाली कॉलम उठा लेते हैं, थर्ड कॉलम। ठीक है, A13। अब इसको मैं मतलब इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, A12 प्लस A23, इसका को फैक्टर कौन है A22, A33, इसका को फैक्टर कौन है A32। अब इसका भी आंसर कितना आएगा 0। ये आपको डायरेक्टली मेरे को बताया ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड सो ऑन। अब ऐसे आप बहुत सारे कम्बिनेशन बना सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ लो, अब उसको आप किसी और रो या किसी और कॉलम के, अगर आप रो को पकड़ा है तो किसी भी और रो के
को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना आएगा 0। अगर कोई कॉलम पकड़ी है तो किसी भी और कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो उसका भी आंसर कितना आएगा 0। ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इसकी वैल्यू बताओ। अगर मान लो ये 1 मार्क में क्वेश्चन, आप कैलकुलेट करने थोड़ा ना बैठोगे वहाँ पर कि इसके को फैक्टर कितने हैं, इसके को फैक्टर कितने हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन चाहे इजी है पर वो टाइम वेस्ट होगा हमारा। बट अगर हमें ये रिजल्ट पता होगा तो हम डायरेक्टली बता देंगे कि उसका आंसर कितना आएगा 0। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस ईजी से टॉपिक को जितना भी डीप में जाके एक्सप्लेन कर सकता था मैंने आपको किया। मैंने आपको छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन भी बताई हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपको बताई है माइनस में, सेम वैसे ही 2 ऑब्जर्वेशन मैंने आपको को फैक्टर्स में बताई हैं। ये तीनों ही ऑब्जर्वेशन आपको MCQs और क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। और मैंने आपको बताया भी कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको माइनर आता है, को फैक्टर आता है, आपने अच्छे से सीख लिए, और अगर आपने ये मतलब कि माइनर और को फैक्टर अच्छे से सीख लिए तो बिलीव मी, जब नेक्स्ट हम वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे इस एक्सरसाइज की या क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सेकंड्स में खुद से ही मेरी भी हेल्प के बिना ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर दोगे। और अगर आपने माइनस और को फैक्टर्स को अच्छे से कर ही लिया तो बिलीव मी, आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसकी ही आप हेल्प से इनवर्स फाइंड कर लोगे, इसकी ही आप हेल्प से एडजॉइंट को भी फाइंड कर लोगे। अब मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए हैं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।